हेलो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज नहीं है फिर भी अच्छे रहने का प्रयास कीजिए। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, समझ रहे हैं ना जी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनिट आर्टिकल मेरे भाई। डेफिनिट आर्टिकल THE। अब कितने लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं कि इसको द पढ़ें या दी पढ़ें। अब बताओ, द पढ़ते हैं कि दी। तो मेरे भाई दोनों पढ़ते हैं, डिपेंड्स ऑन द साउंड। डिपेंड्स ऑन द साउंड, जैसे मैंने बताया था कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो अगर वॉवेल साउंड हो तो क्या लिखना है, एन। कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए। वैसे ही है, अगर वॉवेल साउंड है, क्या है मेरे भाई, वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड हो तो इसको दी पढ़ दो, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो क्या पढ़ दो। सिंपल है। जैसे वॉवेल साउंड दी एग, दी अम्ब्रेला। और कॉन्सोनेंट साउंड हो द मोबाइल, द बुक, द टीचर। एक और बात सिंपल है, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द पढ़ो, वॉवेल साउंड है तो दी पढ़ो। अब वॉवेल साउंड है तो एन यूज करो, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज करो। एक और केस में दी पढ़ा जाता है इम्फेसाइज करने के लिए, जब भी बात को, नाउन को इम्फेसाइज करना हो तो उसमें भी हम उसको दी ही पढ़ते हैं। जैसे दी प्रेसिडेंट, दी प्राइम मिनिस्टर, दी चीफ मिनिस्टर, ये ध्यान में रखना। चलो द दी की बात हो गई। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। कि डेफिनिट आर्टिकल यानी THE, द या दी जो भी पढ़िए, मैंने बता दिया इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सिंपल है, अगर आपको पता हो एन, तो एन का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन ये THE जो है ना, द यदि जो पढ़ना है आपको, द इट कैन बी यूज विथ एनी काइंड ऑफ नाउन। इसका प्रयोग आप किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं। अब कौन कौन से नाउन को मैंने फोकस करने के लिए कहा था आर्टिकल के बारे में, तो अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है, ध्यान में रखना है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लुरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इस पे पता होना चाहिए। जब भी आर्टिकल भरना होना था यही सोचेंगे कि वो नाउन सिंगुलर है, प्लुरल है या अनकाउंटेबल है। तो एक नंबर सबसे पहला इसका यूज, THE यानी द का यूज आप किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो। यानी देखो, द का प्रयोग आप जब भी आर्टिकल लिखिएगा तो आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, और द आर्टिकल जिस नाउन के लिए आएगा वो नाउन कैसा भी हो सकता है। वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, मतलब काउंटेबल हो, एक हो तो सिंगुलर, ज्यादा हो तो प्लुरल, और नहीं गिनते हैं उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी द कैन बी यूज्ड विथ एनी काइंड्स ऑफ नाउन। यानी द जब भी लिखिएगा तो कोई भी नाउन हो सकता है, सिंगुलर, प्लुरल, अनकाउंटेबल। लेकिन मेरे भाई कब द लिखेंगे, इसके लिए 3 पॉइंट मैंने लिखा है, और तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस्ट पॉइंट्स हैं, समझ रहे हैं ना जी। द भरने के लिए ये तीनों पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। द उस नाउन के पहले भरेंगे, पहला नाउन, जिस नाउन, जो नाउन नॉन या स्पेसिफिक हो। नॉन का मतलब जिस नाउन के बारे में हम जानते हैं, जो कोई स्पेसिफिक मतलब खास या डेफिनेट नाउन है, ठीक है जी। अब पहले क्लास में ही बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डेफिनेट एंड इंडेफिनेट नाउन्स, पहले क्लास में मैंने बताया था। और नहीं पता हो तो यहाँ पे देख लो मेरे भाई, कैसे पहचाने कि कोई भी नाउन नॉन है या स्पेसिफिक है, मतलब उस नाउन के बारे में हम जानते हैं। तो सिंपल है, अगर उस नाउन को लेकर, अगर जिस नाउन के बारे में हम जानते हैं, जिस नाउन के बारे में हम जानते हैं वो डेफिनिट है, और नहीं जानते हैं वो इंडेफिनिट है। देखो, हम में कौन कौन, यानी नॉन या स्पेसिफिक नाउन का मतलब जिस नाउन के बारे में हम जानते हैं, वो हो गया आपका डेफिनिट नाउन। अच्छा, हम में कौन कौन आता है, हम में आता है स्पीकर और लिसनर। जब भी बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिसनर उस नाउन के बारे में जानते हैं तो वो कोई नॉन या स्पेसिफिक नाउन होता है, या नॉन स्पेसिफिक है तो द लगा दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो कंफ्यूजन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। छोटा छोटा थोड़ा लिखा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले मेरे भाई। वीडियो क्वालिटी शायद 720 या 1080p में करके देख सकते हैं आप। तो नो कंफ्यूजन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, मतलब बोलने वाला और लिसनर का मतलब सुनने वाले के बीच जब कोई कंफ्यूजन नहीं हो, यानी पता हो कौन सा नाउन है, तो वो होता है डेफिनेट नाउन, स्पेसिफिक नाउन। तो उसके पहले द लगा देते हैं। या फिर उस नाउन से पूछो कि ये कौन सा वाला नाउन है, विच वन। जब भी नाउन से पूछिएगा ये कौन सा वाला नाउन है, अगर इसका आंसर, इसका रिप्लाई आपको मिल गया तो वो डेफिनेट है, नहीं मिला तो इनडेफिनेट है। अब समझिएगा कि बहुत टाइम लग रहा है ये चीजें समझने में मेरे भाई, यही कंसेप्ट है।
आप कंसेप्ट समझिएगा तब कहीं भी गलती नहीं कीजिएगा द भरने में। लेकिन अगर आप कंसेप्ट नहीं समझिएगा, रट दीजिएगा, इसके पहले ये लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, गया, कभी नहीं समझ पाइएगा। यही कंसेप्ट है भाई। कोई भी नाउन डेफिनेट या स्पेसिफिक है, मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं उसके पहले द लगाना है। अब कैसे पता करें डेफिनेट है कि नहीं? तो अगर बोलने वाला और सुनने वालों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों को पता है कि किसकी बात हो रही है, तो द लगा दो, डेफिनेट हो गया। या फिर उस नाउन से पूछो कि ये कौन सा वाला नाउन है, अगर इसका कोई आंसर मिला तो वो डेफिनेट हो गया, तो द लगाए। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से आपको डेफिनेटली समझ आएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अगर ये नाउन, इसी नाउन के बारे में बात हो रही है कि नाउन अगर नॉन है तो द लगाओ। दूसरा, अगर ये नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाए, इस नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए, मतलब इसके बारे में कुछ बता दिया जाए। कैसे बताया जाए? बाय वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड्स की मदद से, फ्रेज की मदद से, क्लॉज की मदद से, या किसी की मदद से इस नाउन के बारे में कुछ भी बता दिया जाए तो वो नाउन डेफिनेट बन जाता है। और डेफिनेट बन गया तो इसके पहले द लगा देंगे। नहीं समझ आया? अगर आप जैसे वर्ड्स के ग्रुप को ही फ्रेज और क्लॉज बोलते हैं, आप फ्रेज क्लॉज नहीं पढ़ाए तो क्या पढ़ाए मेरे भाई? इंग्लिश में फ्रेज और क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पढ़ाए तो जाइए इंग्लिश बाय पीके गुप्ता प्लेलिस्ट में फ्रेज एंड क्लॉज का वीडियो देखिए, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एम्फेसाइज करने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इम्फेसाइज करने के लिए आप दी भी बोल सकते हैं, समझ आए आप? तो दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिलेगा, जाके देखिए, एक बार पढ़िए। तो जब भी किसी नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए, मतलब उस नाउन के बारे में कुछ भी बता दिया जाए, तो वो डेफिनेट बन जाता है, उसके पहले द लगाते हैं। और तीसरा, कैस कई बार तो ऐसे सेंटेंसेस लिखे होते हैं जिसमें पता ही होता है कि वो डेफिनेट नाउन है, कोई स्पेसिफिक नाउन है। अरे जहां पे हम डेफिनेट बोले, स्पेसिफिक बोले, पर्टिकुलर बोले, सबका मतलब यही होता है। तो सेंटेंस पढ़ के ही लगेगा कि कोई तो स्पेसिफिक नाउन ही है, कोई डेफिनेट नाउन ही है। और डेफिनेट ही नाउन है तो द लगा दो। बाय मीनिंग या बाय कंटेक्स्ट से पता चल जाएगा। सेंटेंस जब पढ़ेंगे ना तो उसके मीनिंग से, उसके बोलने के कंटेक्स्ट से पता चलेगा कि भाई ये तो कोई डेफिनेट ही है, कोई खास नाउन ही है। अब जब ऐसे पता चल गया तो द लगाना है। यानी 3 केसेस लिखे हुए हैं कि अगर वो नाउन नॉन है या स्पेसिफिक है, यानी उसके बारे में हम जानते हैं, तो द लगा दो। हम मतलब स्पीकर और लिसनर, उस नाउन के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, कुछ भी बताया गया है, तो द लगा दो। अब वो नाउन अगर सेंटेंस में पढ़ने से ये लगता है कि कोई डेफिनेट नाउन ही है, तो द लगा दो। तीनों पॉइंट के बारे में, अब तीनों से मैं रिलेट करके दो दो तीन तीन एग्जांपल्स लिखता हूं, देखिएगा। पहला एग्जांपल, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से। यही कंसेप्ट है, अंट संट कुछ भी पढ़िएगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट थिंग्स। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, जैसे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे आप सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूं कि आप सोचे वैसे ही आप सोच पाते हैं। तो आई विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कहीं भी गलती नहीं कीजिएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन कुछ भी अंट संट अप्लाई कीजिएगा तो वो आप जाने, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ये सबसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहला एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, आई। तो देखिए मेरे भाई, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, थोड़ी सी स्पेस की कमी है बोर्ड पे, क्योंकि मैंने कंसेप्ट को ही इतने में छाप दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बड़े अच्छे से सजा के लिखा हुआ है। पहले बता देता हूं, पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। थोड़ी सी दिखाई ना दे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, 1080p में देखिए, 720 में देखिए, कम से कम तो अच्छे से दिखाई देगा। चलिए मेरे भाई, भरते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फिल करना है। द किसी भी नाउन के पहले भर सकते हैं जब वो नाउन नॉन या स्पेसिफिक हो, मतलब उस नाउन के बारे में हम जानते हैं, उस नाउन को एक्सप्लेन कर दिया गया हो, मतलब उस नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी गई हो, तो वो डेफिनेट नाउन बन जाता है। और कभी कभी स्पेसिफिक नाउन ही होता है। सेंटेंस पढ़िएगा तो अपने आप पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ पे कोई तो डेफिनेट ही है, तो द लगा दो। सिंपल है, कंसेप्चुअल है, चीजें ध्यान से सीखिएगा। पढ़िए, पहला लिखा है, पहले सेंटेंस को पढ़ के समझते हैं। आई वास्ट मूवी, मैंने एक मूवी देखी यस्टरडे, मतलब कल मैंने कल मूवी देखी। मूवी वाज वेरी बोरिंग, मूवी बहुत बोरिंग थी। कौन सी मूवी देख ली भैया? चलो, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आर्टिकल जब भी आता है नाउन के लिए, यहाँ पे हम आर्टिकल भरना है मेरे भाई इस मूवी नाउन के लिए। फिर यहाँ पे जो आर्टिकल भरना है इस मूवी नाउन के लिए, इतना नहीं पता तो काहे के लिए आए हैं इस वीडियो पे? पहले जाइए देखिए,
पहला वाला दूसरा वाला आर्टिकल जब भी आता है नाउन के लिए तो हमें इस मूवी के लिए आर्टिकल्स भरना है। अच्छा, आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे, मैंने एक मूवी देखी कल। कौन सी मूवी देखी, कुछ पता है? नहीं। तो कोई भी सिंगुलर नाउन जब सेंटेंस में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, पहली बार उसके बारे में बात करते हैं, तो भाई साहब जब बातें पहली बार हो रहा है तो स्पीकर लिसनर को कंफ्यूजन होगा कि नहीं? कंफ्यूज होगा कि कौन सा मूवी, कुछ अता पता नहीं है। अगर पूछे कि कंफ्यूजन है, हाँ भैया है, कौन सी मूवी, कैसी मूवी, नहीं पता। ये पूछिए विच मूवी, विच वन, मतलब पूछना है कौन सी, जो भी नाउन है उसको यहाँ पे रखो। विच मूवी, मूवी है तो मूवी, ग्लास है तो ग्लास, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, विच के साथ पूछो कौन सी मूवी देखी भैया, कुछ पता है? यहाँ तक कुछ पता चला नहीं। यानी सिंपल सा रूल याद रखना, कोई भी नाउन पहली बार आए तो एन लगाओ, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। दुनिया में हजारों मूवी है, मैंने एक मूवी देखी। अब लिखा है कि मूवी वाज वेरी बोरिंग, मूवी तो बहुत बोरिंग थी। कौन सी मूवी बोरिंग थी? जो मूवी मैंने देखी उसी मूवी की बात हो रही है। तो जब पता है तो क्या लगाएंगे? द। ध्यान में रखना भैया, सॉरी ध्यान में आप रखना कि जब वो नाउन रिपीट कर रहा है, दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पे लिसनर को पता चल गया कि कौन सी मूवी की बात हो रही है। अरे जो आपने मूवी देखी उसी मूवी की तो आप बात करेंगे कि वो मूवी बोरिंग थी, इंटरेस्टिंग थी, मजा आया, मजा नहीं आया, उसी मूवी की ना बात करेंगे। ऐसे ध्यान रखिए। तो पहली बार आए तो एन लगाए, वही नाउन रिपीट करे, दोबारा है तो क्या लगा देना है? द। ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने एक मूवी देखी कल। अगर कोई यहाँ पे ए लिखता है तो क्या मीनिंग आएगा मेरे भाई? सुन, आई वॉज द मूवी स्टडी, मैंने कल एक मूवी देखी। अ मूवी वॉज वेरी बोरिंग, कोई एक मूवी बहुत बोरिंग थी। ये क्या हुआ? एक मूवी देखी, एक मूवी बोरिंग थी, ऐसा लग रहा है कि आपने दो मूवी देखी। कौन सी मूवी देखी, कौन सी बोरिंग थी, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब भी नाउन रिपीट करे तो हमें पता चल जाता है कि जो पहले नाउन था उसी की बात हो रही है, तो हमेशा द लगाना है। रिपीट करने पे क्या लगा देना है? द, क्योंकि रिपीट करता है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, पता चल जाता है लिसनर को कि जिसकी बात आप पहले किए थे उसी की बात हो रही है। ध्यान से इसी पे आप ये क्वेश्चन कीजिए, और इसमें बहुत सारे हैं, आपको बस टिक कर देना है ए एंड द, ए एंड द, ए एंड द। बहुत आसान है, कोशिश कीजिए। लेट्स ट्राई, वीडियो पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए, जो भी आया आया, नहीं आया नहीं आया, गोली मारो उसको। अब देखना मैं भरता हूं, आपको बस देखना है। एक अच्छा सा, मतलब यहाँ पे एक स्टोरी मैंने लिख दी, एक अच्छी सी कहानी, एक गांव की कहानी, एक बूढ़े आदमी की कहानी, एक नौकर की कहानी। कहानी भी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। सबसे पहले लिखा है देयर वाज विलेज, मतलब एक गांव था। सबसे पहले कौन सा गांव, कैसा गांव, कोई भी नाउन पहली बार आए तो वो नाउन को लेकर हमको कंफ्यूजन होता है, मतलब हमें पता नहीं होता कि वो कौन सा गांव, विच विलेज, कौन सा गांव है, नहीं। तो पहले क्या करना है, ध्यान रखना है कि कोई भी नाउन पहली बार आए तो ए एन, वही नाउन दोबारा आ जाता है ना, तो पता होता है कि जो पहले आया था उसी की बात हो रही है, तो द लगा देना है, सिंपल। तो देयर वाज अ विलेज, एक गांव था, कौन सा गांव कुछ पता नहीं, ठीक है यहां तक। देयर वाज अ विलेज, ए एंड द कोई भी भरिए। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी। अब आर्टिकल जब भी आएगा तो नाउन के लिए आता है, यहाँ पे मैन के लिए आर्टिकल हमें भरना है, ठीक है। आर्टिकल नाउन के लिए, आर्टिकल नाउन के लिए तो पता ही होगा। अच्छा, ओल्ड मैन लिव्ड, बूढ़ा आदमी रहता था। कौन सा बूढ़ा आदमी? ये बूढ़ा आदमी भी पहली बार आया सेंटेंस में, तो द तो आएगा नहीं। अब ए या एन, तो ए एन अपने बाद वाले वर्ड के साउंड के अनुसार आता है, तो ओल्ड वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ओल्ड मैन। तो ये गांव था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, मतलब बहुत सारे बूढ़े आदमी हैं दुनिया में, कोई भी एक बूढ़ा आदमी, दुनिया में कोई भी एक गांव की बात हो रही है, तो ये गांव था। और फिर बूढ़ा आदमी पहली बार आया तो ए या एन भरेंगे, तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, लिव्ड रहता था, इन डैश विलेज, गांव में। कौन से गांव में रहता था? तो पहले बता चुके हैं, जो गांव था उसी गांव की बात हो रही है। ये नाउन दोबारा आ रहा है तो क्या लिखेंगे? द। तो एक बूढ़ा आदमी था, ठीक है, एक सॉरी, एक गांव था, एक बूढ़ा आदमी रहता था उसी गांव में। द लिखने का मतलब हमें पता है कौन सा गांव, कौन सा गांव, जो जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो एक गांव था, एक बूढ़ा आदमी रहता था उसी गांव में। अच्छा, ए एंड द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, कौन सा बूढ़ा आदमी? यार पहले बता चुके हैं, यही बुढ़वा, ये बुढ़वा आदमी। तो ओल्ड मैन
वही बूढ़ा आदमी हैड मतलब उसके पास था नौकर। अब ये सर्वेंट जो है ये पहली बार आया, तो पहली बार आया तो ए एन की दो, तो ए एन भरेंगे, ए एन भरेंगे। अब वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए भर दो। यानी उस बूढ़े आदमी के पास जब भी द लिखते हैं ना तो हमें पता होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग उस, वही, वो, ऐसे हिंदी में नहीं आता है। जैसे देखो, एक बूढ़ा आदमी था, एक बूढ़ा आदमी रहता था उसी गांव में, सॉरी एक गांव था, एक बूढ़ा आदमी रहता था उसी गांव में। अच्छा, द ओल्ड मैन वही बूढ़ा आदमी, उसके पास था एक नौकर। ये पहली बार आया तो एन, ठीक है, एक नौकर। तो पहली बार आया तो एन, दोबारा आता है तो पता है उसी की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे विलेज रिपीट किया, जिसी गांव की बात हो रही है तो द, फिर वही बूढ़ा आदमी की बात हो रही है, यही ओल्ड मैन दोबारा आया, तो फिर क्या लगाएंगे, द। नौकर पहली बार आया है, इसको बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो ए एन। अच्छा, डैश सर्वेंट, कौन सा सर्वेंट, जिसकी बात पहले कर चुके हैं, यानी द सर्वेंट, वही नौकर, वो नौकर किल्ड, उस नौकर ने मार दिया, जान से मार दिया ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को। अरे कौन से बूढ़े आदमी को, जिसके पास वो नौकर था, काम करता था, यानी ओल्ड मैन कौन सा, तो जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसी बूढ़े आदमी को, द ओल्ड मैन। एंड टूक अवे ऑल द मनी, और सारा पैसा लेकर फरार। तो ध्यान में रखना, मतलब पहली बार आया तो ए या एन भरेंगे, दोबारा आ रहा है तो दो भरेंगे, क्योंकि दोबारा आता है तो हमें पता होता है कि किसकी बात हो रही है, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है उसी की बात हो रही है। ये पूछो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि एक गांव था, एक बूढ़ा आदमी रहता था, कौन से गांव में, तो जो गांव था उसी गांव में दोबारा आ रहा है, ये समझ ले मेरे भाई। मतलब दोबारा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो डेफिनेट दोबारा है तो पूछिएगा कौन सा वाला, तो जिसकी पर चर्चा पहले कर चुके हैं वही वाला, समझ रहे हैं ना जी, तो बहुत आसान है। पहली बार आए एन लगाओ, दोबारा आए द लगाएं, क्योंकि पहली बार आता है तो कंफ्यूजन, दोबारा आए तो नो कंफ्यूजन, पता होता है कि कौन सा वाला, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है वही वाला। अब देखिए ये दोनों थे इस पे, अब और एग्जांपल्स देखो ये दोनों। एग्जांपल नंबर 3, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लास के स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, पता है बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग तो यार बहुत इंटेलिजेंट है, तो वही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, कि इस क्लास के स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। अब बताओ, हम यहाँ पे आर्टिकल भरना है स्टूडेंट के लिए, आर्टिकल किसके लिए भरना है, नाउन के लिए। अब पूछ के देखो ना, स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट, अरे कौन से स्टूडेंट, इस क्लास के, अगर ये स्टूडेंट है नाउन है, इससे पूछो ना कौन सा वाला अगर कौन सा वाला का आंसर आ गया, विच वन का रिप्लाई आ गया, तो वो डेफिनेट नाउन है, तो द लगा दो। या फिर अगर उस नाउन को एक्सप्लेन कर दिया गया, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, और इस नाउन के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया, स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के, कौन से स्टूडेंट हैं, तो इस क्लास के स्टूडेंट, मतलब इस नाउन को हमने वर्ड्स की मदद से, वर्ड्स की मदद से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ऐसी वर्ड्स के ग्रुप को आप फ्रेज भी बोल सकते हैं, ऑफ दिस क्लास एक फ्रेज है, या फिर आप क्लॉज से एक्सप्लेन करें, कैसे भी एक्सप्लेन कर मेरे भाई, उस नाउन के बारे में अगर थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे दी गई है वर्ड्स की मदद से, फ्रेज की मदद से, क्लॉज की मदद से, तो वो डेफिनेट बन गया। ये पूछो विच वन का भी रिप्लाई है, या फिर उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन भी दे दिया गया है, तो डेफिनेट बन गया, और डेफिनेट बन गया तो क्या लगाना है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, कौन से स्टूडेंट, विच स्टूडेंट्स, विच के साथ पूछो ना, आंसर आ गया, विच स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट, इस क्लास के, तो जब विच का आंसर इसमें दिया हुआ है तो ये डेफिनेट बन गया, द लगाओ। या फिर इस नाउन के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि स्टूडेंट इसी क्लास के स्टूडेंट की बात हो रही है, कहीं और के स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, तो जब पता है डेफिनेट है तो द लगाओ, समझ रहे हैं ना जी। तो जब भी नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसके बारे में कुछ भी बता दिया जाए वर्ड्स की मदद से, इसी वर्ड्स के ग्रुप को हम फ्रेज और क्लॉज भी बोलते हैं। फ्रेज क्लॉज जाके देखो, तो डेफिनेट हो जाएगा। सेम वही देखो, मोबाइल दैट आई हैव, मोबाइल जो मेरे पास है, इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, खैर मेरा वाला उतना महंगा नहीं है जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोबाइल दैट आई हैव, मोबाइल जो मेरे पास है, वेरी एक्सपेंसिव। अब आर्टिकल इस नाउन के लिए भरना है, मोबाइल के लिए, कौन सा मोबाइल, सबसे इंपॉर्टेंट विच वन पूछो, मोबाइल कौन सा मोबाइल, अरे दैट आई हैव जो मेरे पास है, इस मोबाइल के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल, तो इसका आंसर हमको मिल गया जो मेरे पास है, तो विच वन का भी आंसर है। या फिर उस मोबाइल को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, मोबाइल कौन सा मोबाइल, दैट आई हैव जो मेरे पास है, इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, तो लगाओ दो,
क्योंकि हमें पता है कौन सा मोबाइल जो मेरे पास है, कौन से स्टूडेंट इस क्लास के, विच वन का रिप्लाई है, ये उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दैट आई हैव, ये क्लॉज है, ये फ्रेज है, फ्रेज क्लॉज। देखो बार बार देखो देखो। उसी प्रकार लिखा है वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, तो वाटर के लिए हमको आर्टिकल भरना है, कौन सा वाटर, इस ग्लास का, किसी भी वाटर की बात नहीं हो रही है, इस ग्लास के वाटर की बात हो रही है। तो जब पता है कौन सा पानी, इस ग्लास का पानी, जब विच वन का रिप्लाई आ गया तो द लिखो। सिंपल है मेरे भाई। ये एक प्लूरल नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कोई भी नाउन हो, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आगे दे दिया गया है, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट इस क्लास के, मोबाइल जो मेरे पास है, वाटर इस ग्लास का, मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है उस नाउन को। जब भी उस नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए वर्ड, फ्रेज या क्लॉज की मदद से, जैसे यहाँ पे फ्रेज, फ्रेज और फ्रेज की मदद से, सॉरी ये दोनों फ्रेज है, ये क्लॉज है, नहीं पढ़ा है तो देख लो, या फिर उसको वर्ड समझो, फ्रेज क्लॉज नहीं समझते हैं तो देखो ये तीन वर्ड्स है, यहाँ पे भी तीन वर्ड है, यहाँ पे भी तीन वर्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो डेफिनेट बन गया, उसके पहले क्या लगाना है, द। या इससे भी आसान है, पूछो ना विच वन, कौन सा वाला है, जब भी विच वन का रिप्लाई मिल गया तो द लिख दो। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट, इस क्लास के, मोबाइल, कौन सा मोबाइल जो मेरे पास है, वाटर, कौन सा वाटर, इस ग्लास का। समझ आया कि नहीं आया? तो जब भी नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसके बारे में कुछ भी बता दिया जाए वर्ड्स की मदद से, तो वो डेफिनेट बन जाता है, और द लगाया करो। पसीना हो रहा है भाई, लाइन नहीं है, द लाइट इज, हाँ देयर इज नो लाइट। चलिए 6 नंबर देख मेरे भाई, अरे ये समझ है ना, ये विच वन के भी रिप्लाई है, और इसके बारे में मतलब अगर सेंटेंस में उस नाउन के बारे में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है तो वो डेफिनेट है और द लगाते हैं। 6 नंबर और 7 नंबर, हाँ ये तीनों एग्जाम्पल हो गया। अच्छा ये दोनों थे कि रिपीट कर रहा है तो द लगाओ, क्योंकि रिपीट करने पे कंफ्यूजन नहीं रहता है, या विच वन का रिप्लाई मिलता है। ये जो दोनों एग्जाम्पल था 3 और 4, वो एक्सप्लेन है कि इस नाउन को हमने एक्सप्लेन कर दिया है वर्ड्स की मदद से। या फिर ये कर सकते हैं कि विच वन का रिप्लाई लिख दिया है, तो विच वन का रिप्लाई है तब भी डेफिनेट है। नेक्स्ट है वेयर इज बाथरूम। अब यहाँ पे आर्टिकल हमें किसके लिए भरना है, बाथरूम के लिए। हमें पता होगा कि आर्टिकल जब भी आता है नाउन के लिए, यहाँ पे द वाटर के लिए, द मोबाइल के लिए, द स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे अ मूवी के लिए, बाकी सब पता ही है। यहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है बाथरूम के लिए, यहाँ पे आर्टिकल भरना है फैन के लिए। अब जब भी पूछिएगा वेयर इज बाथरूम, मान लो आप कहीं भी है, किसी बिल्डिंग में है, किसी मॉल में है, हॉस्पिटल में है, या कहीं भी है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप क्या पूछिएगा, जब भी पूछिएगा वेयर इज अ बाथरूम की वेयर इज द बाथरूम। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं वेयर इज बाथरूम, अ की द, तो भाई साहब अब जहां भी है अगर आप पूछते हैं कि बाथरूम कहाँ है, तो बताओ वो कौन सा बाथरूम की बात आप कर रहे हैं। क्या लिसनर को पता है कि पता नहीं है? मान लीजिए आपने पूछा कि बाथरूम कहाँ है, वो कहा कि चलिए भाई साहब मेरे घर साथ चलिए, आपको बुला के ले गया, बस पकड़ा, बस से फिर गए, फिर वहां से आपने ट्रेन पकड़ी, फिर उसके घर गए, बोला कि ये रहा बाथरूम, देखिए सामने ये रहा बाथरूम, जाइए। ऐसे होता है? नहीं। आपसे पूछा जाए कहाँ है बाथरूम, तो बगल में जाइए, बगल मतलब कहीं और के बाथरूम का एड्रेस दे दिया जाए, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। जब भी कोई पूछता है वेयर इज बाथरूम, तो ये नियरेस्ट बाथरूम होता है, मतलब आप जहाँ पे है ना वहां से सबसे नजदीक वाले बाथरूम की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना, ये अंडरस्टूड होता है। और जब भी पूछिएगा ना तो ऐसा ही पूछिएगा वेयर इज द बाथरूम, यानी बाथरूम कहाँ है, कौन सा वाला बाथरूम, नियरेस्ट, सबसे नजदीक वाला, समझ रहे हैं ना जी। वेयर इज द टॉयलेट, वेयर इज द वॉशरूम, ऐसे पूछते हैं। और लिखिएगा तो क्या मतलब आएगा, वेयर इज अ बाथरूम, एक बाथरूम कहाँ है। तो अगर आप किसी से पूछते हैं एक बाथरूम कहाँ है, तो वो कोई भी बता सकता है कि चले जाइए यहाँ से पंजाब, वहां पे है एक बाथरूम, मतलब कुछ भी अंट बोल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, जब भी आप पूछते हैं तो वेयर इज द बाथरूम, वेयर इज द टॉयलेट, वेयर इज द वॉशरूम, क्योंकि आप सबसे नजदीक वाले जहाँ पे हैं उससे नजदीक वाले की बात करते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। तो बाई मीनिंग या बाई कंटेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, जैसे कि 6 नंबर, वो मीनिंग से कंटेक्स्ट से पता है कि कोई डेफिनिटी है, तब द लगाओ वहां पे। समझ आया कि नहीं? जैसे आई एम गोइंग टू, सॉरी यहाँ पे क्या, आई एम गोइंग टू डैश ऑफिस, क्या बोलिएगा, आई एम गोइंग टू द ऑफिस कि आई एम गोइंग टू ऑफिस? तो आप हमेशा बोलिएगा आई एम गोइंग टू द ऑफिस। क्यों द ऑफिस, कौन सा ऑफिस, क्योंकि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहीं तो ऑफिस जाइएगा ना, कि हर दिन अलग अलग ऑफिस जाइएगा, ऐसा नहीं ना होता है कि आई एम गोइंग टू ऑफिस, ऑफ ऑफिस मतलब कोई भी एक ऑफिस जा रहा हूं, ऐसा होता है मेरे भाई? नहीं।
आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उसी ऑफिस जा रहे हैं, इसलिए बोलिएगा आई एम गोइंग टू द ऑफिस। समझ रहे हैं ना जी। वैसे ही सातवां है, बताओ, प्लीज स्विच डैश द फैन ऑफ, यानी पंखा बंद कर दो, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। कौन सा पंखा बंद करेगा सामने वाला? तो जिस फैन के नीचे आप हैं, जिससे आपको हवा लग रही है, उसी फैन की बात हो रही है। ये डेफिनेट है तो द लिखो। प्लीज स्विच ऑफ द फैन, आई एम फीलिंग कोल्ड, यानी पंखा बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। तो कौन सा पंखा? अरे जिस पंखे के नीचे आप हैं, जिससे आपको हेयर लग रहा है। अब कोई बोले प्लीज स्विच अ फैन ऑफ, एक पंखा बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। तो एक पंखा तो सॉरी एक पंखा तो कोई भी पंखा बंद कर दे, आप इस कमरे में जाके नीचे वाला का बंद कर दे, ऐसा होता है? यही कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल नहीं। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस है ये अंडरस्टूड होता है कि पंखा बंद कर दो ठंड लग रही है, तो कौन सा पंखा? अरे जिस पंखे के नीचे हम लोग हैं वही अंडरस्टूड है, पता है। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन। अब मैंने घर में मैं बैठा हूं, मैंने कहा टीवी चालू करो, स्विच ऑन और टीवी की स्विच ऑन द टीवी। अरे स्विच ऑन द टीवी, कौन सा टीवी? क्योंकि पता है घर में जो टीवी है उसी की बात हो रही है। स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑफ द एसी। समझ रहे हैं ना जी। तो ये सब चीजें जो है अंडरस्टूड होती है, पता होती है, ठीक है। बोलने और सुनने वालों को पता होती है, तो यहाँ पे द भरा करो। समझ आया कि नहीं? मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, आप कोशिश कीजिएगा खुद से करने की। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस लिख दिए हुए हैं। 7 क्वेश्चन हुआ था, मैंने यहाँ पे 8वां 9 10 11 12 13 14 मतलब 14 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। 14 मतलब 7 वो और 7 ये। ट्राई कीजिए, ट्राई योर सेल्फ टू डू इट। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप प्लीज ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स ट्राई टू डू इट फास्ट, जल्दी से करते हैं। अच्छा, कोई भी नाउन, द का प्रयोग मेरे भाई द का प्रयोग हम किसी भी नाउन के लिए कर सकते हैं, चाहे नाउन कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। कब? जब उस नाउन के बारे में हम जानते हैं। जब उस नाउन के बारे में हम जानते हैं, मतलब स्पीकर और लिसनर उस नाउन के बारे में जानते हैं, तब भी द आएगा। उस नाउन से पूछिए कौन सा वाला नाउन, उसके बारे में कोई जानकारी आ गई, तब भी द आएगा। उस नाउन के बारे में कुछ उस सेंटेंस में बता दिया गया है, वर्ड्स की मदद से, फ्रेज क्लॉज की मदद से, तब भी द आएगा। यह सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि भाई साहब ये तो कोई खास नाउन है, तब भी द आएगा। मतलब उस नाउन के बारे में जानते हैं, तब भी द। उस नाउन के बारे में कुछ बता दिया गया है सेंटेंस में, तब भी द। कोई खास नाउन है, तब भी द। विच वन पूछो, कौन सा नाउन, अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकले, अरे ये रामबाण है, विच वन पूछ के देख लो कौन सा नाउन है, अगर उसका आंसर आ गया तो द है, डेफिनेट है। चलो, हमें पता है कि आर्टिकल नाउन के लिए यहाँ पे मैंगो के लिए भरना है, यहाँ पे गर्ल के लिए, यहाँ पे सॉन्ग के लिए, यहाँ पे ऑफिस के लिए। आर्टिकल जब भी भरते हैं नाउन के लिए आता है, ये तो पता ही होगा। अच्छा, मैंगो ऑफ बिहार इज स्वीट, अभी तो आम का सीजन ही चल रहा है मेरे भाई, बिहार में आम का सीजन है, खा लो। सीजनल फल खाना चाहिए, जितना खाना है खाओ। तो मैंगो ऑफ बिहार इज स्वीट, कौन सा मैंगो? अरे भाई साहब कौन सा मैंगो? बिहार का मैंगो, तो क्या होगा द, क्योंकि नाउन के बारे में बता दिया गया। मैंगो, कौन सा मैंगो, विच मैंगो, विच वन, विच मैंगो, जो भी नाउन है वन की जगह पर लिख के पूछना है। विच मैंगो, इसका आंसर है, हाँ भाई आंसर है बिहार का मैंगो, कहीं के मैंगो की बात नहीं हो रही है, बिहार के आम की बात हो रही है। तो जब भी इस नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए, या फिर इस नाउन से पूछिए विच वन, उसका रिप्लाई आए, कुछ भी आए, अगर विच वन का रिप्लाई है, एक्सप्लेन कर दिया गया है, स्पीकर लिसनर को कंफ्यूजन नहीं है, या फिर कोई डेफिनेट नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है, तो द लगाओ, तो द लगेगा। द मैंगो ऑफ बिहार इज स्वीट, यानी बिहार का आम क्या होता है? स्वीट होता है। गर्ल इन रेड साड़ी इज माई फ्रेंड, मतलब लाल साड़ी वाली लड़की मेरी दोस्त है। अच्छा, आर्टिकल गर्ल के लिए भरना है, पूछो कौन सी लड़की, कौन सी लड़की मेरे भाई? इन रेड साड़ी, जो रेड साड़ी में है, इस नाउन के बारे में बता दिया गया है कि इन रेड साड़ी वाली लड़की की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे? द गर्ल इन रेड साड़ी, क्योंकि इस नाउन के बारे में, गर्ल के बारे में बता दिया गया है। कौन सी लड़की? रेड साड़ी वाली। कौन सा? बिहार का। यानी इस नाउन को एक्सप्लेन किया गया है। संग संग बाय अरिजीत सिंह इज माय फेवरेट, दिस इज अरिजीत सिंह के तो सब जानते हैं, एवरीवन्स फेवरेट, सबका फेवरेट है अरिजीत सिंह। तो संग गीत, कौन सा गाना, कौन सा गीत? संग बाई अरिजीत सिंह, यानी संग बाई अरिजीत, अरिजीत के जो द्वारा गाया हुआ गाना है उसी की बात हो रही है। जब हमें पता है उसी गाने की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे? द सॉन्ग, यानी गाना, संग बाई अरिजीत, जो अरिजीत के द्वारा गाया हुआ है, इज माई फेवरेट, वो मेरा फेवरेट है। अरिजीत भी सबका फेवरेट है। तो मैंने कहा कि कोई भी नाउन, सिंगुलर नाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, उस नाउन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन सेंटेंस में दी हुई है,
तो वो डेफिनेट बन जाता है। मैंगो बिहार का, लड़की कौन सी लड़की, रेड साड़ी वाली। गाना कौन सा गाना, अरिजीत सिंह के द्वारा गाया हुआ गाना, ही इज गोइंग टू ऑफिस, ही इज गोइंग टू ऑफिस, कौन सा ऑफिस जा रहा है मेरे भाई। तो मेरे भाई जनरली आप कौन से ऑफिस जाते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं। तो ये बाई मीनिंग ही पता है कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उसी ऑफिस जा रहे हैं, तो द लिखो ही इज गोइंग टू ऑफिस। अगर लिखता है कोई ही इज गोइंग टू ऑफिस, इसका क्या मतलब है, वो एक ऑफिस जा रहा है, हर दिन अलग अलग ऑफिस कोई जाता है नहीं, डेफिनेट है। सेंटेंस ही क्लियर है कि ऑफिस जा रहा है जिस ऑफिस में काम करता है, तो द लिखो, ये फटाफट कीजिएगा। अच्छा 12 नंबर यहां से यहां तक मेरे भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी नाउन पहली बार आए एन लगाओ, दोबारा आए द लगा दो, क्योंकि दोबारा आने पे पता होता है कौन सा वाला, तो जिसकी बात पहले कर चुके हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो पहली बार एन, दोबारा है द लगाओ, इसी कंसेप्ट से ये सारा फटाफट बनेगा। देखो यस्टरडे कल आई शॉ बेगर, मैंने भिखारी को देखा, बेगर मतलब भिखारी, पहली बार आया तो ए आया, ये भर दो, कॉन्सोनेंट साउंड है। यस्टरडे आई सॉ बेगर, कल मैंने एक भिखारी को देखा। डैश बेगर, कौन सा भिखारी, जिस भिखारी को मैंने कल देखा उसी की बात हो रही है, दोबारा आ रहा है तो दो भरो। द बेगर वॉज वेरी पुअर, वो भिखारी बहुत गरीब था। समझ आ रहा है ना मेरे भाई, कि पहली बार आए तो एन लगाओ, क्योंकि लिसनर कंफ्यूज्ड है, कौन सा भिखारी, कुछ पता नहीं। मैंने कल एक भिखारी को देखा, दुनिया में हजारों भिखारी होते हैं, जिसको देखा ठीक है, तो उसमें से किसी एक को देखा। अब भिखारी बहुत गरीब था, कौन सा भिखारी, जिसको कल देखा उसी की बात हो रही है। तो जब भी वो नाउन दोबारा रिपीट करे तो पता होना चाहिए कि जो पहले बात कर चुके हैं उसी की बात हो रही है, तो डेफिनेट है, तो द लगाओ। द बिगर वॉज वेरी पुअर, भिखारी बहुत गरीब था। ही वॉज ईटिंग ब्रेड, अगर आपको पता हो तो ब्रेड होता है अनकंटेबल नाउन, वो ब्रेड खा रहा था। अनकंटेबल नाउन के पहले एन तो लिखेंगे नहीं। अच्छा कौन सा ब्रेड पता है, कुछ नहीं, तो द भी नहीं आएगा। अगर पता हो तब ना द, नहीं पता है तो द भी नहीं लिखेंगे। तो ही वॉज ईटिंग ब्रेड, वो ब्रेड खा रहा था। ए एन तो कभी नहीं आएगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ए एन जब भी आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले द नहीं आएगा। अच्छा द अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा ब्रेड, कौन सा ब्रेड कुछ पता है नहीं, तो वो ब्रेड खा रहा था। बट लेकिन ब्रेड, ब्रेड कौन सा ब्रेड, जिसकी बात पहले हो चुकी है, तो वही ब्रेड, तो द। बट द ब्रेड वॉज नॉट वेल कुकड, लेकिन वो ब्रेड जो था ना अच्छे से पका हुआ नहीं था। भिखारी ये बेचारा कहीं से उठा खा रहा होगा, कहानी अच्छी है, वो अच्छे से पका नहीं था। आई गिव, मैंने दिया, हिम उसको शर्ट, मैंने क्या दिया, शर्ट, कौन सा शर्ट, पहली बार आया तो एन भरो, तो और शर्ट, मैंने उसको एक शर्ट दिया, कोई भी एक शर्ट दे दिया। ही टुक शर्ट, उसने शर्ट ले लिया, कौन सा शर्ट, अरे जो मैंने दिया, फिर शर्ट दोबारा है तो द लगा दिया, क्योंकि जो मैंने दिया उसी शर्ट की बात हो रही है। तो ही टुक द शर्ट, उसने शर्ट को ले लिया, कौन सा शर्ट, जो मैंने दिया, दोबारा आ रहा है, शर्ट की बात हो चुकी है, दोबारा द लगा है। एंड थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक कहा, फॉर शर्ट, शर्ट के लिए, कौन सा शर्ट, मेरे भाई जो शर्ट मैंने उसे दी थी। यानी पहली बार एन, फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर आए, फिर आए, द लगाते जाओ। समझ है, बहुत आसान। नेक्स्ट, माई शन प्लीज टर्न डैश टीवी ऑन, यानी टीवी ऑन करो, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी, मेरा फिल्म देख, मुझे फिल्म देखना है। अब घर में आप हैं और कह रहे हैं कि मेरे बेटे टीवी ऑन करो, कौन सा टीवी, जो घर में है वही, इसमें पता है, डेफिनेट है, पता है, ये कंटेक्स्ट से, मीनिंग से ही, बोलने से ही पता है कि घर पे जो टीवी है, एसी है, फ्रिज है, उसी की बात हो रही है। तो टर्न द टीवी ऑन, टर्न द टीवी ऑन, टीवी ऑन करो, आई वांट टू वॉच मूवी, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। अभी आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल तो आएगा, कौन सी मूवी देखना चाहते हैं उसके बारे, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन पता ही है, बिना डिटरमिनर का यूज होता ही नहीं है, ए एन तो आएगा। अब ए भरे, एन भरे के दो, अब क्या कौन सी मूवी, कुछ पता है नहीं, तो द तो आएगा नहीं, ए एन भर दो, तो वॉइल साउंड नहीं है तो ए भरेंगे। अच्छा आई हैव टू पे द मिल्क, आई हैव टू पे फॉर मिल्क, मुझे दूध के लिए पे करना है, पैसे देने हैं। मान लीजिए आप दुकानदार से दूध लिया, आपको पे तो करना पड़ेगा, कुछ भी खरीदिएगा, अरे भाई पे तो करना पड़ेगा ना। अच्छा आई हैव टू पे फॉर मिल्क, अच्छा मिल्क अनकंटेबल नाउन है, इसके लिए ए एन तो लिख ही नहीं सकते, आप बताओ द आएगा कि नहीं। अच्छा कौन से मिल्क के लिए आपको पे करना है, कौन से मिल्क के लिए पे करना है, तो जो मिल्क आपने खरीदा है उसी के लिए। अरे किसी भी मिल्क के लिए थोड़ी पे कर दीजिएगा, डेफिनेट मिल्क है, जो मिल्क आपने खरीदा है उसी के लिए पे कीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा द मेरे भाई। आई हैव टू पे फॉर द मिल्क, मुझे दूध के लिए पैसे पे करने हैं, मुझे पे करना है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, आई हैव टू पे फॉर द मिल्क। अब कौन से मिल्क के लिए पे करना है मेरे भाई, ये अंडरस्टूड है, जो मिल्क आपके खरीदा है उसी के लिए तो पे कीजिएगा, ठीक है, जो नहीं खरीदा उसके लिए पे कीजिएगा नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, पता है। तो ये कंसेप्ट है मेरे भाई कि जब भी कोई नाउन डेफिनेट हो, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, विच वन का रिप्लाई है, या सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाता है कि वो डेफिनेट है,
तो उसके पहले द लगाया करो, चाहे नाउन कोई भी हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और यही कंसेप्ट है मेरे भाई, अगर कंसेप्चुअल पढ़िएगा, लॉजिकली पढ़िएगा तो अच्छे से समझ पाइएगा, कहीं पे गलती नहीं कीजिएगा, रट्टा मारिएगा, जाइएगा, कंफ्यूज रहिएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, सारे कंफ्यूज ही हैं लगभग में, पढ़ने और पढ़ाने वाले सारे कंफ्यूज घूम रहे हैं। तो अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग कंफ्यूज ना हो, चीजों को लॉजिकली समझें, कंसेप्चुअली समझें कि क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, ये सब चीजें ध्यान में रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान रखिएगा ये सारी क्लासेस द वाले, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you very much for watching this video and keep share this video with your friends, relatives, with anyone. Thank you.